गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी जो सेक्शन है, आपकी यूनिट है, उसकी शुरुआत कर चुके हैं। और पिछले टर्न पर आपने माइक्रोबायोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो देखा था। आज से हम कुछ महान जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए हैं उनके कार्य के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम बात करेंगे लुइस पाश्चर के बारे में। लुइस पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को हुआ था और इनका जीवन काल 28 सितंबर 1895 तक रहा। ये एक प्रख्यात फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और पाश्चराइजेशन पे जो कार्य किया उसके लिए ये विख्यात है। रसायन शास्त्र में इनकी खोजों के कारण से हमें विभिन्न बीमारियों के कारणों और उनके समाधान के बारे में जानने में मदद मिली, जिसके कारण हाइजीन, पब्लिक हेल्थ और मॉडर्न मेडिसिन का फाउंडेशन रखा गया। इनकी विशेषकर वैक्सीन के बारे में जो खोज थी उनसे लाखों जानों को बचाने में मदद मिली, जैसे रेबीज और एंथ्रेक्स आदि के माध्यम से जो रोग होते थे, मृत्युएं होती थी, उनको इससे काफ़ी बचाव हुआ। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी कई बार जाना जाता है। इनका जन्म फ्रांस के जूरा प्रोविंस के डोले नाम की जगह पे हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा इकोल नॉर्मेल सुप्रियर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत आता है, वहां से प्राप्त की थी। और इन्होंने, जैसा आपको मैंने बताया, रेबीज, कॉलरा और एंथ्रेक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी, जिसके कारण से इनको इतना प्रख्यात ये हुए। कई सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया, जिसमें रमफोर्ड मेडल, कॉपले मेडल, अल्बर्ट मेडल, कैमरून प्राइज फॉर थेरेप्यूटिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ल्यूवेनहॉक मेडल, ये आदि कुछ प्रमुख हैं। पाश्चर का सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रयोग था, जिसको हमने कहा गूजनेक प्रयोग, और दूसरी जो चीज इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की वो था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कि उस टाइम काफी प्रख्यात एक डॉक्ट्रिन थी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्वतः ही फॉर्म होते हैं विदाउट किसी और सिमिलर ऑर्गेनिज्म से डिसेंड हुए। तो इसका मतलब ये थ्योरी ये मानती थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, कि लिविंग जो क्रिएचर है वो नॉन लिविंग मैटर से क्रिएट हो सकते हैं। और उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए वो अक्सर मक्खी जैसी क्रिएचर्स का हवाला देते थे, जिससे वो मानते थे कि ये डस्ट से या मैगट जो है वो डेड फ्लैश से स्वतः ही पैदा हो सकते हैं। इस चीज का प्रतिवाद लुइस पाश्चर ने किया। लुइस पाश्चर ने स्पष्ट किया
उन्होंने अपने गूजनेक वाले एक्सपेरिमेंट से ये स्पष्ट किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकता। हालांकि इनके बाद भी कई लोगों ने इस चीज को पुनः प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जहां उन्होंने एक स्टेराइल और सील्ड फ्लास्क लिया जिसके अंदर उससे पहले कुछ भी डेवलप नहीं किया गया था, पूरी तरह से वो साफ सुथरा फ्लास्क थे, उन फ्लास्क को उन्होंने काम में लिया था और उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए यह स्पष्ट किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल तभी डेवलप हो सकते हैं जब वहां पर कोई सीडिंग हो, अन्यथा वो कतई डेवलप नहीं हो सकते। पास्चर को वन ऑफ द फादर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस के अंदर भी माना जाता है, क्योंकि उनके कई एक्सपेरिमेंट ने प्रमाणित किया कि डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है यदि उसके रिलेटेड जर्म्स को स्टॉप या किल किया जा सके। तो इस प्रकार ये मॉडर्न मेडिसिन का फाउंडेशन रखती है और इसी का बेस्ट एग्जांपल हम जो देखते हैं जनरल पब्लिक यूज में, वो है पाश्चराइजेशन की पद्धति। इसके अलावा जो हम अगले वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं वो है जॉन टिंडल। जॉन टिंडल का भी विशेष योगदान रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। जॉन टिंडल 2 अगस्त 1820 में इनका जन्म हुआ था और 4 दिसंबर 1893 में इनकी मृत्यु हुई थी। 19वीं सदी के ये आयरिश ओरिजिन के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनका जन्म लेगलिंग ब्रिज, जो कि कार्लो कंट्री में आता है आयरलैंड में, वहां पे हुआ था और इनकी मृत्यु इंग्लैंड के सुरे प्रांत के हैजलमेयर में हुई थी। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ मालबर्ग से प्राप्त की थी। इन्हें रमफोर्ड मेडल एंड रॉयल मेडल से सम्मानित किया गया था। इनका प्रमुख जो फील्ड थे वैज्ञानिक, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित थे। इनका जो प्रमुख प्रयोग थे उनके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनका शुरुआती साइंटिफिक इनका फेम मिला वो था डायमैग्नेटिज्म से। इन्होंने उसकी खोज की। इसके अलावा इन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर पे भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के जैसे इफेक्ट के बारे में भी 1859 में बताया था। तो इन्होंने करीब 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी, जिन किताबों में इन्होंने अपने जो रिसर्च वर्क है उसको पब्लिश कराया। 1868 में ये अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर सदस्य चुने गए। इनका जो एक और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक खोज रही, वो खोज ये थी कि इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि पर्टिकुलरली इम्प्योरिटीज के कारण जो कि एयर, गैस या लिक्विड में है,
उसके कारण होती है, वो इन्होंने पता लगाया। इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट के अंतर्गत 1877 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डस्ट में निश्चित तौर पे कुछ जर्म्स मौजूद हैं। तो ये जर्म्स ही कारण है आगे किन्हीं बीमारियों के होने का। इसके अलावा इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एयर में जर्म्स नहीं है, एयर पूरी तरह से किसी तरह के पार्टिकल से रहित है, तो ऐसी स्थिति में ब्रोथ स्टेराइल रहेगा। हालांकि कई अवसर पर टिंडल अपने ही इस प्रयोग को रिप्रोड्यूस करने में असफल रहे थे, लेकिन उन्होंने फाइनली जो उनकी ये फाइंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा मददगार रही है, और इस प्रक्रिया को हम टिंडलाइजेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से बैक्टीरियल स्पोर्स को इरेडिकेट किया जाता है। तो इन्होंने ये स्थापित किया कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोमास डिकम्पोजिशन, क्योंकि इन्होंने मीट का ब्रॉथ काम में लिया था, तो उसके डिकम्पोजिशन के लिए प्री कंडीशन है। तो इनके हिसाब से जो प्योर एयर है, जिसके अंदर बैक्टीरियल स्पोर्स नहीं है, जिसको इन्होंने हीट के माध्यम से स्टेराइल किया था ब्रॉथ को, तो इसके माध्यम से वहां पर उन्होंने देखा कि जो बायोमास है उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर वहां पर एयर में जर्म्स मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में डिकम्पोजिशन हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये कुछ प्रयोग में असफल रहे, तो उन्हीं असफलताओं ने एक और खोज इनकी करी। वो ये खोज थी कि कई बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जिसके कारण से हीट किल करने के बाद भी, हीट से ब्रॉथ को स्टेराइल करने के बाद भी उसके अंदर कंटामिनेशन हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक जानकारी जॉन टिंडल के माध्यम से मिली थी। नेक्स्ट टर्न पर हम रॉबर्ट कोच और अन्य वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक में अभी यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।